जय हिंद टू ऑल माय रिस्पेक्टेड एस्पिरेंट्स। मैं करुण आप सभी का कनुज क्लासेस के माध्यम से स्वागत करता हूं। देखिए, आप अपने स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे कि यहाँ पर लिखा हुआ है यूपीएससी सिविल सर्विसेज और जीएस 2। अगर आमतौर पे मैं बोलूं तो जीएस 2 का मतलब है आपका इंडियन पॉलिटी एडमिनिस्ट्रेशन, राइट। तो व्हाट आई एम डूइंग, मैं एक प्रयास कर रहा हूँ मेरे सभी बालक बालिकाओं के लिए, जो जिनको ये कहा जाता है कि मीन्स अपने में ही बहुत कॉम्प्लिकेटेड होता है। तो ऐसा कुछ भी नहीं होता है। देखिए, अगर आपको कुछ नहीं आता है तो अगर वो प्रयास आप करते हैं तो आपके लिए बड़ा जटिल है। व्हाट आई मीन टू से, अगर आपको ट्रक चलाना नहीं आता है और आपको एकदम स्टीयरिंग में बैठा दिया जाएगा तो आपके लिए कॉम्प्लिकेटेड होगा। और वहीं आपको अगर ट्रक चलाना आता है तो आप इजीली उसको चला सकते हैं, राइट। तो यही मेरा उद्देश्य है यहाँ पर। मैं ये सीरीज कंटिन्यू लेके आऊंगा आपके लिए। इसमें हम डिस्कस करेंगे प्रीवियस प्रीवियस ईयर पे, माफ कीजिएगा, जो प्रीवियस ईयर जो क्वेश्चंस आए हैं उन पे हम चर्चा करेंगे और उसको कॉन्सेप्चुअली भी हम समझेंगे और किस तरह से हमने मेंस लिखना है, एक मैं आपको आइडिया देने का पूरा प्रयास करूंगा। और आगे बढ़ने से पहले मैं बताना चाहता हूँ कि ये मेरी जो सीरीज़ होगी, ये ऑब्वियसली जिन्होंने अच्छा पढ़ा है, उनके लिए तो है ही, पर जो हमारे बिगिनर्स हैं, उनके लिए भी ये रहेगा, राइट? जिससे कि मैं इसको एक बेसिक से शुरू करूँगा। तो आइए शुरू करते हैं। तो जीएस 2 को हम देख रहे हैं, जीएस 1 भी देखेंगे, जीएस 3 भी देखेंगे, वगैरह-वगैरह हम देखेंगे। तो शुरुआत जीएस 2 से करते हैं। तो देखिए, यहाँ पर आपको एक प्रश्न दिख रहा है, राइट? जस्ट गिव मी अ सेकंड। ओके। तो यहाँ पर आपको दिख रहा है कि क्वेश्चन आया हुआ है कि डिस्कस द एसेंशियल ऑफ द 69th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट। यानी कि एक आपसे जो संविधान का संशोधन हुआ है 69th वाला, उसके बारे में पूछा गया है और उसकी एनोमलीज मतलब कुछ कमियां जो हैं उसके बारे में आपने चर्चा करनी है, इफ एनी, दैट हैव लेड टू रीसेंट रिपोर्टेड कॉन्फ्लिक्ट्स बिटवीन द इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव। अब इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव का यहाँ पर मतलब है जो सरकार निर्वाचित होकर आती है लोकतंत्र में, एंड द इंस्टीट्यूशन ऑफ द लिeutenant गवर्नर। जैसे आप सभी जानते हैं, राज्य में एक निर्वाचित सरकार होती है जिसके मुख्यमंत्री होते हैं और एक हमारे राज्यपाल भी होते हैं। और दिल्ली में हम राज्यपाल को लिeutenant गवर्नर कहते हैं। वो हम चर्चा करेंगे ऐसा क्यों है। तो हमें दिखता भी है कि एक कॉन्फ्लिक्ट होती रहती है। जैसे आपने देखा ही होगा रिसेंटली, जो आम आदमी के प्रमुख हैं अरविंद केजरीवाल जी और जो दिल्ली के लिeutenant गवर्नर हैं, उनके बीच हमें मतभेद दिखता है। तो यहाँ पर पूछा गया है, डू यू थिंक दैट दिस विल गिव राइज टू अ न्यू ट्रेंड इन द फंक्शनिंग ऑफ द इंडियन फेडरल पॉलिटिक्स। यानी कि ये जो हमें दिखता है, जो डिस्प्यूट होता है, अलग अलग तर्क रखा जाता है। राज्य सरकार अपना तर्क रखती है, यानी कि अरविंद केजरीवाल जी अपना तर्क रखते हैं और जो दिल्ली के लेफ्टिनेंट गवर्नर हैं वो अपना तर्क रखते हैं। तो इन तर्क के आधार पर क्या कोई एक नया हमें हमारा एक पॉलिटिकल सिस्टम दिखाई देगा? तो ये क्वेश्चन आया हुआ है आपका सिविल सर्विसेज 2016 में, राइट। और एक बार हिंदी में भी देख लेते हैं, मेरे जो हिंदी मीडियम के बालक बालिकाएं हैं। तो क्वेश्चन है कि 69वें संवैधानिक संशोधन अधिनियम की अनिवार्यताओं और विसंगतियों, यदि कोई हो, पर चर्चा करें, जिसके कारण दिल्ली के प्रशासन में निर्वाचित प्रतिनिधि और उपराज्यपाल की संस्था के बीच हाल ही में कथित संघर्ष हुए हैं। क्या आपको लगता है कि इससे भारतीय संघीय राजनीति के कामकाज में एक नई प्रवृत्ति को जन्म मिला है? राइट। अब देखिए, इस तरह के क्वेश्चन जो होते हैं तो इसमें आपको सबसे पहले ये समझना पड़ता है कि जैसे हम कोई भी मीन्स राइटिंग शुरू करते हैं, मैं आपको दिखाता हूं यहाँ पर। देखिए, कोई भी मीन्स राइटिंग शुरू होती है, कोई भी प्रश्न पूछा जाता है, तो उसमें जो आप मीन्स लिखते हैं उसमें सबसे पहले आपने वो जो सब्जेक्ट है, जो विषय है, उसको ट्रेस करना होता है। तो हमारा जो प्रश्न है उसके हिसाब से अगर मैं देखूं, सबसे पहली बात जो हमें समझनी है वो पूछा हुआ है आपसे 69th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, यानी कि 69वां संवैधानिक संशोधन आपसे पूछा हुआ है। दूसरा, एक डिस्प्यूट जो है इसकी वजह से जो हमें दिखाई देती है, डिस्प्यूट जो विसंगति है, डिस्प्यूट किस किस के बीच हमें दिखती है? जो हमारी यूनियन गवर्नमेंट है, जो केंद्र की सरकार है, यूनियन गवर्नमेंट, क्योंकि यहां पर कहीं ना कहीं हमें यूनियन गवर्नमेंट से मेरा तात्पर्य है प्रेसिडेंट, और प्रेसिडेंट का ही प्रतिनिधित्व करता है लेफ्टिनेंट गवर्नर। ठीक है। तो इसीलिए मैं कह रहा हूं कि यहां पर जो डिस्प्यूट है, एक केंद्र सरकार का जो प्रतिनिधित्व करते हैं लेफ्टिनेंट गवर्नर, और हमारी दूसरी तरफ होते हैं मुख्यमंत्री, जो एक निर्वाचित सरकार के मुखिया होते हैं। तो ये डिस्प्यूट हमें दिखता है। और तीसरा आप देखेंगे तो आपसे पूछा गया है कि आपका क्या कहना है इसमें। तो यहां पर आपका क्या कहना है मतलब आपने जो एनालाइज किया है
आप अपने समाज के प्रति कितने जागरूक हैं, कैसे आप न्यूज़पेपर को पढ़ते हैं, किस तरह से, आपके विचार क्या हैं, वो आपसे पूछे गए हैं। तो ये 3 पहलू को आपने ध्यान पे रखना है, इन 3 बातों का। तो वन बाय वन हम इसको देखते हैं। और देखिए, मैं यहाँ पर एक बात और कहना चाहता हूँ, मैं इसको एक सिंपल ट्रेडिशनल वे में पढ़ाना चाहता हूँ आपको, ठीक है? ऐसा नहीं कि मैं हाई-फाई पिक्चर्स आपके सामने ला रहा हूँ, राइट? क्योंकि मेरा मानना है कि ज्ञान जो है, असली ज्ञान वो ट्रेडिशनल वे से ही हमें मिलता है। तो इसको ऐसा समझिए, मैं आपके सामने एक आपका मेंटर हूँ और आप मेरे सामने व्हाइट बोर्ड में आप पढ़ रहे हैं मुझसे, ठीक है? चलिए, तो सबसे पहला है हमारा 69 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। आइए इस पे चर्चा करते हैं। देखिए, 69th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 69वां संवैधानिक संशोधन अधिनियम, ये कब पारित हुआ? ये पारित हुआ है 1991 में। ये चीज आपने ध्यान देनी है अच्छी तरह। ये कब पारित हुआ है? 1991 में। और 1991 आपने कैसे याद रखना है? इसी साल हमारा, अगर मैं आर्थिक दृष्टिकोण से देखूं, तो हमारा एक बजट में एलपीजी सुधार लाया गया था, यानी कि हमारी जो क्लोज इकोनॉमी थी उसे ओपन इकोनॉमी किया है, ठीक है? तो 69 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1991 जो है, उसने क्या किया? उससे पहले हम देखेंगे ये लागू कब से हुआ, विथ इफेक्ट फ्रॉम, यानी कि लागू किस तारीख से हुआ। ये कानून लागू हुआ है आपका 1 फरवरी 1992 से। ये बात आपने याद रखनी है, लागू कब से हुआ है? 1 फरवरी 1992 से। अब देखते हैं 69 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट ने क्या किया है। इसने 239 वाला जो अनुच्छेद है हमारा, 239 वाला, उस वाले में इसने 239 ए को जोड़ा है। आई रिपीट, अंडर 239 आर्टिकल 239 ए को जोड़ा है। अभी 239 ए क्या कहता है, इसमें कुछ बातें हमें देखनी है। सबसे पहला, इस 69th अमेंडमेंट से पहले जो दिल्ली होता था वो केवल एक यूनियन टेरिटरी था। दिल्ली क्या था? केवल आपका एक यूनियन टेरिटरी। तो इस दिल्ली के यूनियन टेरिटरी को इस संशोधन के द्वारा, यानी कि आर्टिकल 239 ए के द्वारा, अब इसे कहा जाएगा नेशनल कैपिटल टेरिटरी ऑफ इंडिया। यानी कि ये कब से कहा जाएगा? दिल्ली जो एक केंद्र शासित प्रदेश हुआ करता था, आज वो एनसीटी है। कब से है ये? जब से ये लागू हुआ है 1 फरवरी 1992 से हमने दिल्ली को क्या कहा है? नेशनल कैपिटल टेरिटरी ऑफ इंडिया। पहले तो ये बात याद रखिएगा, डायरेक्ट क्वेश्चन आपका प्री में भी बन सकता है, क्योंकि मेन से ही आपके फैक्ट्स निकलते हैं। तो यहां से हमने क्या देखा कि यूनियन टेरिटरी ऑफ दिल्ली एनसीटी कब से कहलाया? 1 फरवरी 1992 से। ठीक है, अब आगे देखते हैं और हमें क्या क्या दिखता है। तो एक बार लिख लेते हैं फिर से, 239 ए। तो इसके द्वारा हमें क्या दिख रहा है? जो हमारा यूनियन टेरिटरी ऑफ दिल्ली है उसको परिवर्तित कर दिया गया है नेशनल कैपिटल टेरिटरी ऑफ दिल्ली। और कब से लागू हुआ है ये? 1 फरवरी 1992 से। दूसरा क्या हुआ इसमें कि जो 239 के द्वारा जो एडमिनिस्ट्रेशन होता है, ध्यान से सुनिएगा, जो एडमिनिस्ट्रेशन होता है यूनियन टेरिटरीज का, किसका? यूनियन टेरिटरीज का जो एडमिनिस्ट्रेशन होता है वो करते हैं राष्ट्रपति। वो करते हैं राष्ट्रपति, प्रेसिडेंट। अब देखिए, प्रेसिडेंट तो आर्टिकल 52 में क्या लिखा है? देयर शैल बी अ प्रेसिडेंट। हिंदी में भारत का एक राष्ट्रपति होगा, एक। तो अगर एक राष्ट्रपति है वो इतना काम कैसे करेगा? इसीलिए प्रेसिडेंट क्या करते हैं, यूनियन टेरिटरीज के लिए अपॉइंट करते हैं एडमिनिस्ट्रेटर्स को। किसको? एडमिनिस्ट्रेटर, जो डायरेक्ट रिप्रेजेंटेटिव होते हैं किसके? प्रेसिडेंट के। अब क्या है कि दिल्ली तो अब यूनियन टेरिटरी रहा नहीं। 1 फरवरी 1992 से दिल्ली क्या बन गया है? एनसीटी। तो यहां पर अब एडमिनिस्ट्रेटर नहीं बोला जाएगा। अब इसी एडमिनिस्ट्रेटर की जो नियुक्ति होगी वो एज अ एडमिनिस्ट्रेटर नहीं होगी, वो एज अ ल्यूटिनेंट गवर्नर होगी। राइट? कब से? 1 फरवरी 1992 से। यानी कि जो एडमिनिस्ट्रेटर है दिल्ली का वो अब क्या कहलाएगा? ल्यूटिनेंट गवर्नर। तो ये भी आपने याद रखना है कि 1 फरवरी 1992 से 239 ए ने 239 में क्या चेंज किया है? जो एडमिनिस्ट्रेटर होता है यूनियन टेरिटरी का, अब वो कहलाएगा ल्यूटिनेंट गवर्नर। तो ये भी हमने देखा, ये चेंज है। ठीक है, और हम देखेंगे और क्या चेंज हुआ है। आइए, अब जो चेंज किया है वो क्या है 239 ए ने इस आर्टिकल में? और क्या है कि जो
एनसीटी बनाया गया है, इसको एक लेजिस्लेटिव असेंबली भी दे रखी है। लेजिस्लेटिव असेंबली, जैसे ऑलरेडी पुडुचेरी जो एक यूनियन टेरिटरी है, उसको एक लेजिस्लेटिव असेंबली दी गई थी। अब वो अलग स्टोरी है, उसको कभी और चर्चा करेंगे। फिलहाल ये याद रखेंगे कि दिल्ली को भी जब एनसीटी बनाया गया तो उसको एक लेजिस्लेटिव असेंबली दी गई है, यानी कि इसमें एक मुख्यमंत्री भी होगा। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर का हेड कौन होगा? मुख्यमंत्री। और इसमें एक काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स भी होंगे एंड ऑब्वियसली लेजिस्लेटिव असेंबली होगी, ठीक है। इसलिए आपने देखा होगा दिल्ली में आपकी सरकार है तो वहां पर एक मुख्यमंत्री भी है, अरविंद केजरीवाल जी, राइट। और अगर यहाँ पर लेजिस्लेटिव असेंबली दी है तो यहीं पर हमें क्या दिखता है कि ये जो लेजिस्लेटिव असेंबली है उसके पास अपनी एक पावर होगी। पावर मतलब वो किन किन मुद्दों पे कानून बना सकती है, जो जो सब्जेक्ट्स हैं, जिन जिन मुद्दों पे वो कानून बना सकते हैं, वो है आपके स्केड्यूल 7 के अनुसार। अनुसूची 7 हम सभी जानते हैं। अनुसूची 7 में 3 तरह की सूचियां हमें दिखती हैं, जो है केंद्रीय सूची, राज्य सूची और संवर्ती सूची। वी हैव सेंट्रल लिस्ट, वी हैव स्टेट लिस्ट एंड वी हैव कॉन्करेंट लिस्ट, राइट। तो ये हमें पता चला है कि इसमें बिल्कुल ये स्टेट की तरह एक पावर एंजॉय करेगा स्केड्यूल 7 से। स्केड्यूल 7 में जो आपका स्टेट लिस्ट है, उसमें जो भी सब्जेक्ट हैं, उसमें ये जो लेजिस्लेटिव है, लेजिस्लेटिव असेंबली है, माफ कीजिएगा, एक सेकंड। गाइस एक सेकेंड, एक सेकेंड बस थोड़ा, रियली सॉरी। ओके ठीक है, थोड़ा कॉल आ गया था, आई एम रियली सॉरी गाइस। ओके, हम कंटिन्यू करते हैं अपनी चर्चा पे, इसके लिए माफी चाहता हूँ। ओके, तो देखिए यहाँ पर हमने क्या देखा कि जो हमारी दिल्ली जो एनसीटी बन चुकी है, अब उसके पास लेजिस्लेटिव असेंबली भी है, विधानसभा भी है। जो अनुसूची 7 के अनुसार जो स्टेट लिस्ट है, उसमें जितने भी मुद्दे दिए हैं, स्टेट लिस्ट में जितने भी सब्जेक्ट्स दिए हुए हैं, उसके हिसाब से वो कानून बना सकती है, राइट। बट याद रखिएगा इसमें एक एक्सेप्शन है। क्या एक्सेप्शन है? एक्सेप्शन ये है, अपवाद ये है कि स्टेट लिस्ट के 3 कानून, स्टेट लिस्ट के 3 सब्जेक्ट्स, 3 सब्जेक्ट्स, और वो 3 सब्जेक्ट्स कौन कौन से हैं? वो हैं आपका लैंड, लॉ एंड ऑर्डर एंड आपका पुलिस। ये जो राज्य सूची के 3 मुद्दे हैं, इस पे जो है, जो 239 ए है, यानी कि दिल्ली की जो विधानसभा है, उसका कंट्रोल इस पे नहीं होगा। इसका कंट्रोल होगा, इस पे कंट्रोल होगा सेंटर का। ये एक अपवाद है। देखिए सामान्यतः जो राज्य होते हैं, जिनके पास विधानसभा होती है, उनके पास राज्य सूची के जितने भी मुद्दे होते हैं उन पे अधिकार, एकल अधिकार होता है। परंतु दिल्ली के केस में, दिल्ली जो एनसीटी बनाया गया है, उसमें जो विधानसभा दी गई है, वो राज्य सूची के सभी मुद्दों पे कानून बना सकती है। अपवाद है, एक्सेप्शन है, आपके 3 मुद्दे, वो है लैंड, लॉ एंड ऑर्डर एंड पुलिस। ये बात आपने याद रखनी है। तो इसीलिए हम कह सकते हैं, जैसे एक आर्टिकल 74 होता है, राइट। आर्टिकल 74 में क्या होता है कि जो हमारे राष्ट्रपति हैं, वो एड एंड एडवाइस से काम करेंगे, किसके? काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के। और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर कौन होता है? प्राइम मिनिस्टर। तो आमतौर पे हम कह देते हैं कि जो रियल पावर होती है प्रधानमंत्री के पास होती है। वो इसीलिए है बिकॉज ऑफ आर्टिकल 74, क्योंकि इसमें साफ कहा गया है कि जो हमारे प्रधानमंत्री हैं, वो राष्ट्रपति को सलाह और मशवरा देंगे और राष्ट्रपति इसको मानने के लिए बाध्य होते हैं। यानी कि राष्ट्रपति के पास डिस्क्रिशनरी पावर, विवेक की शक्ति ना के बराबर होती है। तो आर्टिकल 74 वैसे ही, जैसा आर्टिकल 74 है, वैसे ही ये राज्यों में भी लागू होता है। यानी कि राज्यों में प्रेसिडेंट का रिप्रेजेंट करते हैं गवर्नर, और वैसे ही प्राइम मिनिस्टर का है सीएम, मुख्यमंत्री।
तो राज्यों में भी हमें ये दिखता है कि सीएम या मंत्रिपरिषद की राय और मशवरे से गवर्नर साहब काम करते हैं। तो गवर्नर साहब के पास एक डिस्क्रिशनरी पावर ना के बराबर होती है। डिस्क्रिशनरी पावर यानी कि विवेक ना के बराबर होता है। परंतु वहीं दिल्ली की बात करूं, जहां हम लेफ्टिनेंट गवर्नर कहेंगे अब, कब से कहेंगे? 1 फरवरी 1992 से। जो लेफ्टिनेंट गवर्नर है, उसको कहीं न कहीं डिस्क्रिशनरी पावर ज़्यादा है। क्योंकि अभी मैंने बताया आपको कि लैंड, ज़मीन, लॉ एंड ऑर्डर, कानून व्यवस्था और पुलिस में हमारे जो लेफ्टिनेंट गवर्नर है, वो कहीं न कहीं जो मंत्रिपरिषद है, जिसके मुख्यमंत्री हैं, उसके अनुसार वो काम नहीं करते। तो इस आधार पे हमें पता चलता है कि जो हमारी लेफ्टिनेंट गवर्नर है, उनका डिस्क्रिशनरी पावर ज़्यादा है, अन्य गवर्नर के मुकाबले। ये भी आपने याद रखना है। तो इसीलिए आपको दिख रहा होगा कि अब हमें क्या दिख रहा है, अब इसको डिवाइड करिए, कि हमें ये दिख रहा है कि लेफ्टिनेंट गवर्नर के पास अपने डिस्क्रिशनरी पावर है। क्या है? डिस्क्रिशनरी पावर, विवेक है अपना। और खासकर देखिए पुलिस, उन तीनों में से पुलिस सबसे इंपॉर्टेंट। और आप मुझे बताइए कि बाकी चीजों में जो है हमारे मुख्यमंत्री हेड हैं, पर मुख्यमंत्री को अगर कोई भी गैर कानूनी कानून, जैसे कोई प्राधिकरण हो गया, प्राधिकरण का कोई मुद्दा है, कब्जा हो गया है, तो उसको छुड़ाने के लिए क्या चाहिए? पुलिस। पर पुलिस किसके पास है? पुलिस है लेफ्टिनेंट गवर्नर के पास। और लेफ्टिनेंट गवर्नर किसके अंडर रहते हैं? राष्ट्रपति, यानी कि केंद्र के हिसाब से काम करते हैं। तो यहाँ पर एक, अगर अब दूसरा देखिए, जो भी मैंने अभी आप बताया आपको 239 ए था ये। अब दूसरा है डिस्प्यूट का मुद्दा, जो डिस्प्यूट होता है। अब डिस्प्यूट होने का कारण यही है, जो अभी मैंने मुद्दा आपको बताया ये वाला, कि इमेजिन करिए अरविंद केजरीवाल साहब को कोई अननेसेसरी जो कब्जा कर लेते हैं दुकानदार, उसको हटाना है, तो उसके लिए तो पुलिस चाहिए ना। पर पुलिस किसके पास है? पुलिस है आपकी केंद्र के पास, सेंटर के पास, यानी कि लेफ्टिनेंट गवर्नर के पास है। तो इसीलिए अब प्रॉब्लम क्या है, देखिए, अगर यहां पर एक पॉलिटिकल इशू आता है कि अरविंद केजरीवाल की पार्टी है आप, और सेंटर में बैठी है बीजेपी, या वर्तमान में तो आप एनडीए बोलेंगे। तो यहां पर आप देखिए, अगर आप देखिए अलग अलग पॉलिटिकल पार्टीज होती हैं, तो डिस्प्यूट तो आना ही है। क्योंकि अलग अलग पॉलिटिकल पार्टीज का राजनीति में अपना एक हित भी होता है, एक सेल्फ इंटरेस्ट भी होता है, तो ये इंटरेस्ट टकराता है। हालांकि ये जब आरोप लगे थे, तो इसी में हमारी जो वर्तमान में जो बीजेपी सरकार है, आप जानते ही हैं बीजेपी बहुमत में रहती है, मेजोरिटी रहती है एनडीए में सबसे ज्यादा। तो 2014 से यही सरकार है। तो इनके जो प्रवक्ता थे, जो इनके स्पीकर थे, उन्होंने कहा था ये जो डिस्प्यूट वाला मुद्दा है, ये मुद्दा तब से चला हुआ आ रहा है जब कांग्रेस सेंटर में भी थी और एनसीटी में भी थी, नेशनल कैपिटल टेरिटरी। क्योंकि 1 फरवरी 1992 से मैं क्या कहूंगा, एनसीटी, दिल्ली के लिए। तो ये जस्टिफिकेशन दिया गया है केंद्र की तरफ से कि ये विवाद ऐसा है, जो विवाद कहीं ना कहीं इस 69th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट से आया, राइट। अब यहां पर देखिए, अगर ये विवाद है, डिस्प्यूट है, तो डिस्प्यूट गया होगा कहां? कोर्ट में, बिल्कुल गया जी। तो इसकी शुरुआत हुई थी दिल्ली हाई कोर्ट से। दिल्ली हाई कोर्ट, तो दिल्ली हाई कोर्ट ने जो जो एक एक जो फैसला दिया इसमें, उन्होंने ज्यादा जो प्रायोरिटी दी थी, वो दी थी लेफ्टिनेंट गवर्नर की तरफ। लेफ्टिनेंट गवर्नर, क्योंकि ये मुद्दा हाई कोर्ट में चला गया था दिल्ली के। तो यहाँ पर दिल्ली हाई कोर्ट ने साफ बोला कि लेफ्टिनेंट गवर्नर के पास अपने डिस्क्रिशन का अधिकार है। क्योंकि जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट हुआ है 69, उसमें साफ कहा है कि लैंड, लेबर और माफ कीजिएगा, लैंड, लॉ एंड ऑर्डर, और जो पुलिस है वो किसके पास रहेगी? वो राज्य सरकार के पास नहीं रहेगी, अर्थात वो लेफ्टिनेंट गवर्नर के पास रहेगी। और लेफ्टिनेंट गवर्नर किसके हिसाब से काम करेंगे? क्योंकि वो राष्ट्रपति का प्रतिनिधित्व करते हैं, तो सेंटर के। पर यहीं पर मुद्दा क्या है, ये कॉम्प्लिकेटेड कैसे हुआ? क्योंकि फिर ये मुद्दा चला गया सुप्रीम कोर्ट, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट में गया। और ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ पर जो 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 एक प्रायोरिटी दिखाई, किसकी तरफ पक्ष दिया, प्राथमिकता दिखाई, वो दिया इलेक्टेड गवर्नमेंट पे। इलेक्टेड गवर्नमेंट, ये कहा गया कि सुप्रीम कोर्ट के द्वारा कि जो लोकतंत्र में निर्वाचित सरकार को ज्यादा तवज्जो मिलना चाहिए। तो ये जो इलेक्टेड गवर्नमेंट है, जिसके मुख्यमंत्री होते हैं, उनकी तरफ ज्यादा झुकाव होना चाहिए। इस पे ये कदम उठाना चाहिए कि इलेक्टेड गवर्नमेंट जो है उसको ज्यादा प्रायोरिटी देनी चाहिए। तो देखिए, यहां से फिर ये मुद्दा क्या हो गया, डिस्प्यूटेड हो गया। ठीक है, राइट।
तो अभी तक हमने क्या देख लिया? मैंने आपको 69th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट बताया, जिसके द्वारा आपने देखा 239 ए जोड़ा गया, राइट? उस पे हमने चर्चा करी। फिर मैंने आपको डिस्प्यूट की बातें बताई। डिस्प्यूट में मैंने आपको हाई कोर्ट का वर्डिक्ट बताया और फिर उसके बाद सुप्रीम कोर्ट का। हाई कोर्ट ने लेफ्टिनेंट गवर्नर की तरफ पक्ष लिया और सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्टेड गवर्नमेंट का पक्ष लिया। तो इसके बाद तो और ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो गया। इसीलिए चाहे वो केंद्र है या जो राज्य सरकार है, वो अपने अनुसार ये जो कानून बना हुआ है 69th अमेंडमेंट वाला, इसकी व्याख्या, अपना इंटरप्रिटेशन अपने अनुसार करते हैं। तो ओवरऑल क्या है, अंत में जैसे आपसे पूछा गया था कि आपका क्या कहना है इसमें, तो आप कहेंगे, आपने ये लिखना है इसमें, क्योंकि इसका देखिए ये एक डिस्प्यूटेड मैटर है। जब ये ऑलरेडी डिस्प्यूटेड मैटर है तो आप इसमें ज्यादा इसमें सॉल्यूशन देने की कोशिश ना करें, बस इतना लिख दें कि इस मैटर की वजह से जो ऑलरेडी डिस्प्यूटेड है, इसको एज सून एज सॉल्व करना चाहिए, पहला पॉइंट। और आपने ये लिखना चाहिए कि जो भी देश की तरक्की होती है, वो गवर्नमेंट से ज्यादा गवर्नमेंट से ज्यादा गवर्नेंस से होती है। किससे होती है? गवर्नेंस से होती है। यानी कि ज्यादा ध्यान अगर गवर्नमेंट बनाने में दिया जा रहा है तो बिल कब पास होंगे, एडमिनिस्ट्रेशन कब होगा। गवर्नेंस मतलब होता है सुशासन, जहां पर एक सुशासन किया जाता है। सरकार बनाने में कम ध्यान दिया जाए, ज्यादा ध्यान सुशासन करने में दिया जाए। क्योंकि जब तक ये डिस्प्यूटेड रहेगा तो जो दिल्ली के नागरिक हैं, दिल्ली जो हमारी राजधानी है, उसके जो नागरिक हैं, उनको समस्याएं होंगी। उनको क्या होंगी? समस्याएं होंगी। तो इस तरह से आपने देखा कि किस तरह से हमने ये क्वेश्चन को सॉल्व किया। लिखना मैं आपको बहुत जल्द सिखाऊंगा। पहले ये देखिए, अब देखिए यहाँ पर आपके जो जो पूछा था, डिस्कस 69 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट को हमने डिस्कस किया। इसकी कमियां हमने देखी, डिस्प्यूटेड है, थोड़ा मैटर डिस्प्यूटेड है, कॉन्फ्लिक्ट है, हाई कोर्ट को भी हम लाए, सुप्रीम कोर्ट को भी हम लाए, किस तरह से लेफ्टिनेंट गवर्नमेंट के पास अपना डिस्क्रिप्शन आ जाता है, राइट। और हमने ये भी देखा लेफ्टिनेंट गवर्नर, यानी कि 1 फरवरी 1992 से आप लेफ्टिनेंट गवर्नर कहेंगे। और आगे है, डू यू थिंक दैट दिस विल गिव राइज टू अ न्यू ट्रेंड इन द फंक्शनिंग ऑफ इंडियन फेडरल पॉलिटिक्स। देखिए इसमें हमने न्यूट्रल अप्रोच अपनाई, क्योंकि एक डिस्प्यूटेड मैटर है, तो हमने बस ये एक राय दे दी अपनी कि इसको एज सुन एज पॉसिबल जो है इसको सॉल्व किया जाए और कहीं ना कहीं एक गवर्नेंस पे ज्यादा ध्यान दिया जाए, जिससे कि जो दिल्ली में रहने वाले लोग हैं, जो भारत की राजधानी है, वहां के लोग, वहां के लोगों को कानून व्यवस्था बेहतर मिले, तरक्की हो, राइट। तो इस तरह से आपने ये सॉल्व करना होता है। और देखिए अगर आपको ये मेरा प्रयास पसंद आ रहा है तो प्लीज कमेंट करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, राइट। तो ये चीज आपने याद रखनी है। सेकंड, ओके। तो अंत में मैं एक बात कहना चाहूंगा, तो देखिए ऐसी कोई बड़ी बात नहीं होती है, मीन्स राइटिंग ऐसा कुछ नहीं है। आपको अगर कॉन्सेप्ट क्लियर है, राइट, तो आप बिना कोचिंग के भी अपनी मीन्स राइटिंग अच्छी कर सकते हैं। देखिए कोचिंग से थोड़ा सा बेनिफिट ये होता है कि आप डायरेक्ट मेंटर के टच में रहते हैं, पर आप इन वीडियो से भी आपको काफी कुछ आइडिया मिल जाएगा। जो फ्रेशर है, मुझे उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आ रहा होगा। तो इसी तरह मैं सीरीज लेके आऊंगा। मैं ये कमिट तो नहीं करता हूँ कि डेली आपको ये दूंगा, पर इतना मेरा वादा है कि एक वीक में आपको 3 से 4 बार आपकी मीन्स राइटिंग के क्वेश्चंस जो आए हुए हैं उसको हम सॉल्व करेंगे। तो यहीं से मैं सेशन एंड करने जा रहा हूँ। जय हिंद गाइस।